हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही में करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम में टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1872 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी 1857 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 में। तो भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में। कब? जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि पहली आधुनिक और व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? पहली आधुनिक और व्यवस्थित जनगणना हुई थी 1881 में। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और पहली बार आधुनिक और व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी। 1881 को क्या माना जाता है? पहली आधुनिक जनगणना। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में पहली बार जनगणना के जगह पे ऐसा पूछता कि भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, तो आपका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी। तो ध्यान रखेंगे, 1881 में पहली बार आधुनिक और व्यवस्थित जनगणना हुई थी। यदि यहाँ पे आधुनिक जनगणना पूछता तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन बी 1881। ऑप्शन सी 1901 में। यह जनगणना के इतिहास में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यह पहली जनगणना नहीं है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और 1857 भारतीय सिपाही विद्रोह के लिए जाना जाता है। 1857 किसके लिए जाना जाता है? भारतीय सिपाही विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1872। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में योजना आयोग किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में। भारत में योजना आयोग 2014 में समाप्त किया गया। इसकी जगह क्या आया था? NITI, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। जब योजना आयोग को समाप्त किया गया 2014 में, तो उसके जगह पे क्या आया था? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जो एक नीति निर्माण और अनुसंधान संस्था है। – 2015 में नीति आयोग आया था, ऑप्शन सी। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2014। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय कृषि में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी तिलहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था। गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों की शुरुआत, सिंचाई सुविधा का विस्तार और उर्वरकों के
उपयोग में वृद्धि के कारण गेहूं का उत्पादन बढ़ा। गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। यदि बात करें चावल की, तो चावल भी हरित क्रांति से प्रभावित हुआ, लेकिन गेहूं की तुलना में इसका प्रभाव इस पे कम प्रभाव पड़ा। बात करें दालों का, तो दालों की उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन यह हरित क्रांति का मुख्य केंद्र नहीं था। और बात करें तिलहन का, तिलहन की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, लेकिन गेहूं की तुलना में इसका प्रभाव कम था। तो सर्वाधिक प्रभाव किस पर था? सर्वाधिक प्रभाव था गेहूं पर, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश की सीमा में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल और चीन इसका दोनों सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा में है। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में समरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगामा, ये कहाँ बोला जाता है? चोमोलुंगामा बोला जाता है तिब्बत में, और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सगरमाथा, इन नामों से जाना जाता है। योमोलुंगामा तिब्बत में और सगरमाथा नेपाल में, इन नामों से जाना जाता है। नेपाल और चीन की सीमा पर ये स्थित है। इसकी शिखर की ऊंचाई कितना है? इसकी शिखर की ऊंचाई 8,848.86 मीटर। और यदि फीट की बात करें, यदि फीट कितनी हो जाएगी इसकी? फीट 29,031.7 फीट, जो इसे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बनाती है। यदि मीटर में बात करें तो मीटर में कितना हो जाएगा? 8,848.86 मीटर। और यदि फीट की बात करें तो फीट में कितना हो जाएगा? 29,331.7 फीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। धारा 32 भारत के संविधान में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्तियां, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो धारा 32 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपाय प्रदान करता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामलों में आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? 51A। और राष्ट्रपति की शक्तियां कितने में है? अनुच्छेद 53 से 62 तक। और चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 से 329 तक में बताया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6।
भारत में काला धन किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन ए घरेलू आर्थिक समस्या, ऑप्शन बी राजनीतिक समस्या, ऑप्शन सी सामाजिक समस्या, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत में काला धन एक जटिल समस्या है जो घरेलू आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या और सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट होती है। काला धन वह धन है जो अवैध गतिविधियों से अर्जित किया जाता है और जिस पर कर नहीं दिया जाता। यह समस्या भारत में व्यापक है और इसके कई कारण हैं, जैसे कि कर चोरी, भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार। काला धन का प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक और समाज पर पड़ता है। यदि बात करें घरेलू आर्थिक समस्या का, तो काला धन देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिससे देश की आर्थिक विकास दर कम हो जाता है। तो ये आर्थिक समस्या हो गया। अब बात करते हैं राजनीतिक समस्या का। तो राजनीतिक समस्या, काला धन का उपयोग राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे देश की राजनीति प्रभावित होती है। अब बात करते हैं सामाजिक समस्या का। काला धन का उपयोग सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जिससे समाज में तनाव और असुरक्षा बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य में डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड तमिलनाडु में स्थित है। यह आइलैंड रामेश्वरम में स्थित है। तमिलनाडु के कहाँ? रामेश्वरम में, जहाँ डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था और उनका अंतिम संस्कार भी यही किया गया था। इस आइलैंड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट में देश की आर्थिक नीतियों, आय व्यय का विवरण और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि का उल्लेख होता है। वित्त मंत्री बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, जहां इसका चर्चा और मतदान होता है। और प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, लेकिन बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वित्त मंत्री की होती है। और राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन बजट प्रस्तुत करने में उनकी सीधी कोई भूमिका नहीं होती। और लोकसभा अध्यक्ष सदन का प्रमुख होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सदन के प्रमुख होते हैं, लेकिन बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? वित्त मंत्री की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्री। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है।
गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसका महत्व गंगा नदी के समान है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है और इसके किनारे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं। बात करते हैं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन इसे दक्षिण की गंगा नहीं कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। और कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की नदी है। नर्मदा नदी मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी कहाँ की है? मध्य भारत की। और कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी ये कैसी नदी है? दक्षिण भारत की नदियां हैं। लेकिन गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है जो लगभग 3.98 मिलियन मीट्रिक टन कॉफी उत्पादन करता है, जो विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 38% है। ब्राजील में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से अरेबिका और रोबास्टा किस्मों में किया जाता है, जिसमें अरेबिका की हिस्सेदारी 69% है। अब बात करते हैं भारत का, तो भारत विश्व में कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? 7वां, जो लगभग 3,72,000 मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन करता है। और इथियोपिया विश्व में कॉफी उत्पादन का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो लगभग 5,02,000 मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन करता है। इथियोपिया में केवल अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है। और वियतनाम में विश्व में कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वियतनाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जो लगभग 1.81 मिलियन मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन करता है, जिसमें मुख्य रूप से रोबस्टा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रास्फीति बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए मांग की वृद्धि, ऑप्शन बी आपूर्ति की कमी, ऑप्शन सी मुद्रा की अधिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, काम की उचित और मानवीय दशाएं और मातृत्व सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य
में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में फैली हुई है और इसकी उम्र लगभग 3.2 अरब वर्ष है। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यह अरावली से छोटी है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, लेकिन यह अरावली से छोटी है। अब बात करते हैं सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, लेकिन यह भी अरावली से छोटी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कब लैंडिंग की? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2023। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का पहला रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तरंजन में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी भोपाल में। भारत का पहला रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स है, जो पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में स्थित है। यह कारखाना 1948 में स्थापित किया गया था और इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने 1950 में अपना पहला स्टीम इंजन देशबंधु का उत्पादन किया था और तब से यह भारत में रेल इंजन निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चित्तरंजन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता और स्थिरता, ऑप्शन बी गरीबी हटाओ, ऑप्शन सी विकास और न्याय, ऑप्शन डी हरित क्रांति विस्तार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता और स्थिरता। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता और स्थिरता प्राप्त करना था। इस योजना का उद्देश्य देश को विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना और आर्थिक विकास को स्थिर और आत्मनिर्भर बनाना था। ये कब से कब चला? 1969 से 1974 तक। यदि ऑप्शन बी की बात करें, गरीबी हटाओ,
यह पंचवर्षीय योजना है। गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना है जो 1974 से 1979 तक का मुख्य लक्ष्य था, जिसका उद्देश्य गरीबी हटाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। ऑप्शन सी, विकास और न्याय। विकास और न्याय यह योजना का एक सामान्य लक्ष्य है, लेकिन यह चौथी पंचवर्षीय योजना का विशिष्ट लक्ष्य नहीं था। और हरित क्रांति विस्तार। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, लेकिन यह चौथी या पांचवी या पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4। भारतीय नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में है। भारतीय नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के चौथे भाग में वर्णित है। यह भाग अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये तत्व राज्य को नीतियों को बनाने और लागू करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। भाग 3 की यदि बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। और भाग दूसरा की यदि बात करें तो दूसरे भाग में नागरिकता का वर्णन है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 5वें की यदि बात करें तो 5वें भाग में संघ के बारे में वर्णित है, जो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन ए 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। यह समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी और प्रकाश की गति पर निर्भर करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है और प्रकाश की गति लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में अमीन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जमींदारी कर वसूलने वाला, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी मजदूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमींदारी कर वसूलने वाला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी रवि कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राकेश शर्मा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। वह 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज़ T-11 अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कई मिशनों पर काम किया है। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने नासा के कोलंबिया शटल मिशन में काम किया था। वह 2003 में कोलंबिया शटल दुर्घटना में मारे गए थे।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू की थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। यह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगडरी गांव में शुरू हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान ने त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण मिला था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यह अधिकार, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को राज्य के विरुद्ध कुछ अधिकार प्रदान करते हैं और उनकी स्वतंत्रता और समानता का रक्षा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। जीएसटी को लागू किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ऑप्शन ए 368, ऑप्शन बी 246 ए के तहत, ऑप्शन सी 262, ऑप्शन डी 280। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी अच्छी भविष्य की मनोकामना करते हुए मैं आज की क्लास को यहीं पे रखती हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।